Assalamu alaikum ji. This is Saad Shahid, and in this video we are going to discuss atomic structure. Atomic structure on the basis of quantum numbers. Quantum numbers क्या होते हैं और कौन कौन से quantum numbers हैं जो Schrödinger wave equation से explain किए जा सकते हैं और किए गए हैं. We have principal quantum number, we have azimuthal quantum number, we have magnetic quantum number, and we have spin quantum number, although जो कि वेव इक्वेशन से एक्सप्लेन नहीं किया गया, बट स्पिन क्वांटम नंबर इज ऑल्सो द पार्ट जो कि हमें एड्रेस बताता है किसी भी एक्चुअल एलिमेंट का. तो बेटा क्या होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और किस तरह से बोहर ने इसको यूज किया, शेल्स को एक्सप्लेन किया, एनर्जी और रेडियस का कॉन्सेप्ट दिया, क्वांटम थ्योरी का कॉन्सेप्ट हमें मिला, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, वेवलेंथ का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इनके साथ रेडियस का क्या ताल्लुक होएगा, तो एनर्जी पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं. दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. सो लेट्स मूव ऑन द लाइट बोर्ड. दिस इज साद शाहिद एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस द एटॉमिक स्ट्रक्चर इन दिस वीडियो. बेटा अभी तक एटॉमिक स्ट्रक्चर को जब भी हमने डिस्कस किया तो हम कहते थे कि देयर इज अ सेंटर ऑफ एन एटम जिसको हम कहते थे न्यूक्लियस. Inside the nucleus we have protons and neutrons, and electrons are revolving around the nucleus. Now the question is, where are those electrons revolving? बेटा हमारे पास तो shells भी होते हैं, we have subshells also, हमारे पास atomic orbitals भी होते हैं. So actually electrons कहाँ पे revolve कर रहे हैं? This is the question mark. Shells में, subshells में या एटॉमिक ऑर्बिटल्स में या इन तमाम में ही. सो इस क्वेश्चन को हम एड्रेस करेंगे इस वीडियो में. अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव आता है एमडी कैट का, दैट इज शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल्स की शेप्स क्या होती हैं, तो इन तमाम चीजों को डिस्कस करने के लिए वी मस्ट नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. As you can see बेटा quantum number is mentioned over here. Quantum numbers होते क्या हैं? These are the numerical numbers. Quantum numbers क्या होते हैं बेटा? Numerical numbers होते हैं which are used to explain the wave equation, Schrödinger wave equation. और क्वांटम नंबर्स यहाँ पे यू कैन सी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज मेंशन्ड, azimuthal क्वांटम नंबर इज मेंशन्ड एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यू कैन सी ओवर हियर. तो बेटा इन तीनों को एक्सप्लेन किया जा रहा है वेव इक्वेशन से. देयर इज अनदर क्वांटम नंबर दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर व्हिच आई हैव नॉट मेंशन्ड हियर. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी कैन डिस्कस द स्पिन क्वांटम नंबर एज वेल. तो बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड with this small alphabet जिसको हम कहते हैं n. ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन किया बोहर ने. सो इट इज प्रपोज्ड बाय बोहर and this is also a numerical set. numerical values का एक set है that is used to describe the shells. यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज एक्चुअली गिविंग अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल्स. अब शेल्स की किन चीजों को एक्सप्लेन करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. कि बेटा अगर आपके पास शेल्स हैं, इफ वी हैव फर्स्ट शेल तो इट मींस वी विल बी यूजिंग 1. ठीक है, n equals to 1 means we are talking about the first shell that is represented as k. अगर हम सेकेंड शेल की बात करते हैं इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट n2. जब भी n की वैल्यू 2 होएगी इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड शेल दैट इज रिप्रेजेंटेड एज l. सेकेंड शेल को हम कहते हैं l. थर्ड शेल इज कॉल्ड एज m. फोर्थ शेल इज कॉल्ड एज n. तो बेटा ये हमारे पास तमाम शेल्स हैं. इन तमाम शेल्स में K, L, M एंड N में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? How many electrons can accommodated by these shells
we can identify by using this formula, that is 2n square. This is the formula 2n का square, जिसके through we can identify the total number of electrons. Let's solve this one. बेटा अगर आपको कहा जाता है फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो we will put 1 over here. तो 1 का स्क्वायर is 1, 1 multiplied by 2 equals to 2. तो फर्स्ट शेल था K can accommodate 2 electrons. अगर सेकंड शेल की बात की जाती है तो बेटा we'll simply put 2 over here, 2 का स्क्वायर that is 4, 4 into 2 equals to 8. तो यानी कि सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यानी कि L में टोटल वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स. M में कितने आ जाएंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 9 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 2 बेटा कितने आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे थर्ड शेल में. और फोर्थ शेल दैट इज N, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 32. तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं फोर्थ शेल में. ठीक है. और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द एंगुलर मोमेंटम. बेटा यू कैन सी द फॉर्मूला ओवर हियर. एंगुलर मोमेंटम का आई हैव मेंशन द फॉर्मूला mvr इक्वल्स टू nh ओवर 2 पाई. बेटा h is the Planck's constant, n is the number of shell, 2 is also a constant, pi is also a constant. तो बेटा h over 2 pi तो तमाम वैल्यूज कांस्टेंट की हो गई. So we just have to put 1. तो फर्स्ट शेल का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा. अगर सेकंड शेल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है so we will simply put 2 n की जगह पे. ठीक है. h over 2 pi is a constant. So इस तरह से तमाम शेल्स के एंगुलर मोमेंटम भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो शेल्स की इंफॉर्मेशन यानी कि देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. बेटा यहां पे जो हमने इलेक्ट्रॉन्स की बात की है, इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं किसी भी शेल में, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में कितने हैं 8, इन द थर्ड शेल वी हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स, इन द फोर्थ शेल वी हैव 32 इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑल्दो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, तो इनकी कोई ना कोई एनर्जी होएगी. They have some sort of radius because they are moving in the circular orbit, जो कि बोहर ने अपने ही स्ट्रक्चर में बताया, एक्सप्लेनेशन में बताया, it is not circular but elliptical. Elliptical शेप में भी बेटा इनका क्या होएगा, रेडियस होएगा. तो over here we have the concept of energy and concept of radius. यहां पे कुछ की पॉइंट्स मैंने यूज किए हुए हैं. बेटा वही तमाम की पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर सॉल्विंग द MDCAT क्वेश्चंस. ऑलराइट, लेट्स मूव ओवर द एनर्जी. बेटा एनर्जी का ये एक्सप्रेशन इट इज मेंशन्ड, ये ड्राइव्ड एक्सप्रेशन है. आई हैव ओनली मेंशन्ड द फाइनल एक्सप्रेशन ओवर हियर. एनर्जी इक्वल्स टू -1313.31 kilojoules per mole divided by n square. बेटा दिस इज द एक्सप्रेशन जिसके थ्रू आप किसी भी शेल की एनर्जी निकाल सकते हैं. फर्स्ट शेल की एनर्जी क्या होएगी, वी जस्ट हैव टू पुट 1 ओवर हियर. तो 1313 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, बेटा वही आंसर आ जाएगा ना. सो इसी तरह से अगर मैं सेकंड शेल की एनर्जी फाइंड आउट करना चाहता हूं, लेट्स सॉल्व दिस वन. E2 अगर निकालना चाहता हूं सेकंड शेल की, तो बेटा व्हाट वी हैव टू पुट ओवर हियर 2. तो बेटा 1313 डिवाइड 0.3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ जाएगा. तो बेटा जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे वी कैन गेट द वैल्यू -328.3 समवेयर अराउंड दिस. ठीक है. इसी तरह से अगर E3 हम निकालते हैं, E3 के लिए वी हैव टू पुट 3 ओवर हियर. तो बेटा जब 3 को पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होएगा. सो इट मींस वी हैव टू डिवाइड 1313 डिवाइडेड बाय 9. सो इट वुड बी अराउंड -145 समथिंग, -145
9 समथिंग इन द किलो जूल्स पर मोल। और अगर E4 की हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, फोर्थ शेल की बात की जा रही है, तो बेटा फोर्थ शेल इट मींस n की जगह पे हम 4 को पुट करेंगे, तो 4 का स्क्वायर इज 16। 16 से जब 1313 डिवाइड करेंगे, सो इट मस्ट बी लेस देन 85, 90 से नीचे होएगी वैल्यू, अराउंड 82, ऑलराइट, 82 पॉइंट समथिंग वैल्यू होएगी, लेट्स सपोज 82.1 किलो जूल्स पर मोल। सो बेटा इस तरह से एनर्जी ऑफ ईच शेल वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, E is equals to minus 1313.31 किलो जूल्स पर मोल। तो आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है, बेटा फर्स्ट शेल की एनर्जी की वैल्यू तो आपको याद है 1313 एक्सप्रेशन में ही आ जाती है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट कुड बी द एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ शेल। तो बेटा फोर्थ शेल में एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने के लिए क्या करना होगा, यू हैव टू पुट 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 1313 को डिवाइड करेंगे 16 से। सो होप सो ये टेक्निक आपको क्लियर होगी किस तरह से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। वी ऑब्जर्व द रिलेशनशिप एंड वी ड्राइव्ड दिस एक्सप्रेशन, मुकम्मल इसकी डेरिवेशन भी मौजूद है, लेकिन हमने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने की ट्रिक सीखनी है ना। सो इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द एनर्जी ऑफ द सेकंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल। इनसाइड द एटम वी हैव द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से जितना अवे करते जा रहे हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही इंक्रीज करती जा रही है। Are you getting this point? E2 minus E1 अगर करते हैं, it must have the greater difference as moving away from the nucleus। तो बेटा ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंसेक्टिव डिफरेंस जो आ रहा है एनर्जी का, दिस एक्चुअली इज गोइंग टू इंक्रीज। E2 minus E1 is greater than E3 minus E2। Let's solve this thing। बेटा E2 minus E1 अगर करते हैं, E2 की वैल्यू आपके पास है this one, E1 की वैल्यू है this one, तो आपके पास इसका डिफरेंस क्या आता है, अराउंड 900 समथिंग आ जाएगा। E3 minus E2, E3 is 145 और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 328.3, तो डिफरेंस बहुत कम है। 4 और इसके दरमियान में डिफरेंस और ज्यादा कम होता जा रहा है। सो डिफरेंस सबसे ज्यादा किन के दरमियान में होएगा, फर्स्ट 2 शेल में। कंसेक्टिव शेल्स जो होंगे इनके दरमियान में जो एनर्जी डिफरेंस होएगा फर्स्ट 2 शेल्स का, दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, दिस इज मैक्सिमम। और जितना अवे जाते जाएंगे वो डिफरेंस कम होता जाएगा, एनर्जी डिफरेंस इज minimum। और ये जो above point I have mentioned, as we move away from the nucleus the moving electrons energy will increase, यानी कि K में गए, L में गए, M में गए, तो वो energy is actually increasing। all right, so बेटा ये तमाम concepts थे energy के। आपसे एक इसी से relevant एक question energy order का पूछा जा सकता है। कैथोड रेज है आपके पास और बीटा रेडिएशंस है। बेटा बीटा रेडिएशंस की एनर्जी ज्यादा होती है, कैथोड रेडिएशंस की एनर्जी कम होती है। एक्चुअली बीटा रेडिएशंस इनसाइड द न्यूक्लियस से रिमूव होती है और कैथोड रेडिएशंस, जो कैथोड रेज हैं, वो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिमूव होते हैं। सो इन दिस वे वी हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी टू द बीटा रेडिएशन सो दैट इलेक्ट्रॉन एमिट हो सके इनसाइड द एटम से। ठीक है, तो इट नीड्स मोर एनर्जी। अल्फा और बीटा रेडिएशंस, कैथोड रेडिएशंस, और कैथोड रेडिएशन इज एक्चुअली अल्फा रेज। अल्फा रेज और बीटा रेडिएशंस में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, बीटा रेडिएशंस की। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन द रेडियस नाउ। बेटा रेडियस के लिए वी हैव एन एक्सप्रेशन r इज इक्वल्स टू E naught n square h square divided by pi m z e square।
बेटा अगर हम इस एक्सप्रेशन में हाइड्रोजन को कंसीडर करते हैं, हाइड्रोजन एटम को, क्योंकि बेटा ये प्रपोज किया बोहर ने, और बोहर ने एक्सप्लेन किया था ओनली मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होएगा, ओनली दोज शेल्स के रेडियस वी कैन आइडेंटिफाई बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो Z इक्वल्स टू अगर 1 है तो ये हाइड्रोजन है, तो बेटा फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास आता है दिस 0.529 n का स्क्वायर। दिस इज A0, 1 A0 बेटा इक्वल होता है 10 की पावर -10 मीटर के, यानी कि एक स्मॉलर यूनिट है। अगर बेटा यहां पे हम बात करते हैं हीलियम पॉजिटिव की, हीलियम पॉजिटिव मींस इट इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बोहर का स्ट्रक्चर इसको भी एक्सप्लेन कर सकता है। लिथियम 2 पॉजिटिव, lithium has 3 electrons, but lithium 2 positive has 1 electron, so this ion can also be explained by the Bohr structure. तो Be के पास तो होते हैं बेटा 4 electrons. After removing 3 electrons, it is having now 1 electron. लेकिन बेटा इनके प्रोटॉन्स तो डिफरेंट है ना। हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन्स थे? 1। हीलियम के कितने प्रोटॉन्स होते हैं? इट हैज 2 प्रोटॉन्स। लिथियम के कितने प्रोटॉन्स होते हैं? लिथियम हैज 3 प्रोटॉन्स एंड बेरिलियम हैज 4 प्रोटॉन्स। नाउ द क्वेश्चन इज, हमने स्ट्रक्चर हमने जो एक्सप्रेशन ड्राइव किया 0.529 n स्क्वायर रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए था, डिवाइडेड बाय z भी तो है। दिस z इज एक्चुअली इक्वलेंट टू 1 इन द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन जब हीलियम का पूछा जाएगा तो बेटा वी हैव टू डिवाइड विद द 2 बिकॉज इट हैज 2 प्रोटॉन्स एज वी हैव मेंशन्ड ओवर हियर। और अगर लिथियम 2 पॉजिटिव का आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, वी हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव आयन, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसका रेडियस क्या होएगा? सो बेटा फॉर दिस थिंग वी हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय 3 बिकॉज इट हैज 3 प्रोटॉन्स, z इक्वल्स टू 3 है। बेरिलियम के लिए वी हैव टू डिवाइड विद द 4, ठीक है, और बाकी n स्क्वायर तो हर एक के साथ एक्सप्रेशन रहेगा। दिस मीन्स कि फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं हाइड्रोजन के, दैट इज 0.529। सबसे ज्यादा रेडियस किसका है? हाइड्रोजन का। हीलियम का रेडियस डिक्रीज कर जाएगा, फर्स्ट शेल का रेडियस डिक्रीज कर जाएगा बिकॉज वी आर डिवाइडिंग विद द 2। लिथियम आयन Li 2 पॉजिटिव का उससे भी डिक्रीज कर जाएगा बिकॉज वी आर डिवाइडिंग विद द 3 नाउ। बेरिलियम 3 पॉजिटिव का रेडियस उससे भी डिक्रीज कर जाएगा बिकॉज वी आर डिवाइडिंग विद द 4 नाउ, ठीक है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आपसे असेस किया जा सकता है, स्टूडेंट को याद होता है ये एक्सप्रेशन 0.529 n स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस। लेकिन बेटा उसके साथ आई विल सजेस्ट यू कि आप इसके साथ एक्सप्रेशन में z को भी याद रखें, ठीक है। 0.529 ओवर z n स्क्वायर, क्योंकि बाकी तो तमाम है कांस्टेंट, बट द वैल्यू ऑफ z वेरीज जब आपके पास डिफरेंट आइंस यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन इन दिस वे, जो कि आपके एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने में आसानी दे सकता है, ठीक है। सो बेटा आप ऑब्जर्व करते हैं कि R1 की वैल्यू क्या निकल सकती है। लेट्स सपोज आपके पास है हाइड्रोजन का ही एटम। इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम फर्स्ट शेल की वैल्यू कितनी आएगी रेडियस की? 0.529, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट इज द सेम वैल्यू, दैट इज हैविंग द सेम वैल्यू A0। बेटा अगर R2 की वैल्यू होएगी, सो यहां पे जो n है वी हैव टू यूज 2 ओवर हियर, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 4।
तो बेटा जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.529 को तो इट वुड बी अराउंड 2.1 के। फॉर द थर्ड शेल रेडियस क्या होएगा बेटा, 3 का स्क्वायर लेंगे दैट इज 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 0.529 कितना आंसर आ जाएगा, अराउंड 75 ए नॉट। और फोर्थ शेल जो होएगा वी हैव टू पुट 4 ओवर हियर, n का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 0.529 approximately it would be around 8 something. Let's suppose we'll take 8.5 something, 8.45 something, around this value, ठीक है। So these are the radius of different shells. So यहाँ से मैंने ऑब्जर्व किया R1 की वैल्यू स्मॉल है, R2 की वैल्यू उससे ज़्यादा है, R3 की वैल्यू उससे भी ज़्यादा है, R4 की वैल्यू उससे भी ज़्यादा है। So as moving away from the nucleus, the distance between the two consecutive shells increase करेगा। Let's see. बेटा R1 और R2, R3 और R4 इनके दरमियान में रिलेशनशिप अगर आप डिस्कस करते हो तो क्या बनेगा, सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है R4 माइनस R3, इनका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा आ रहा है। देन वी हैव R3 माइनस R2, इनका डिस्टेंस उससे कम होएगा। देन वी हैव R2 माइनस R1। सो रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, ऑल राइट जी। सो इन दिस वे वी हैव कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस। और लास्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपका रेडियस का रिलेशनशिप विद वेलोसिटी। बेटा रिमेंबर दिस, ये पास पेपर के लिए टेक्निक है। रेडियस और वेलोसिटी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v स्क्वायर। इट मीन्स कि वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो रेडियस कम हो जाएगा। इफ द रेडियस इंक्रीजेस वेलोसिटी डिक्रीजेस। बेटा और वेलोसिटी और मोमेंटम का क्या रिलेशनशिप है, मोमेंटम mvr होता है, तो अगर v डिक्रीज कर रहा है तो ओवरऑल सारी वैल्यू भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। सो मोमेंटम के साथ भी सेम रिलेशनशिप ही होएगा। सो इफ द वेलोसिटी डिक्रीजेस तो मोमेंटम भी डिक्रीज करेगा, ऑल राइट। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज, लैम्डा और v के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। अगर v डिक्रीज करेगा सो लैम्डा विल इंक्रीज, सो इट मीन्स दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इफ v will decrease, lambda will increase, all right। so ये कुछ रिलेशनशिप है बेटा जो आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में असेस किए जा सकते हैं, all right। so with this we have covered this principal quantum number। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किस तरह से रिलेट करना है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से, इट इज एक्चुअली गिविंग अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल्स। बेटा लेकिन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर is giving us the information about the fine structure। फाइन स्ट्रक्चर क्या है बेटा, बोहर के डिफेक्ट्स में वी हैव स्टडीड कि अगर बार्मर सीरीज को फर्दर हाई रेजोल्यूशन पे ऑब्जर्व किया जाए, इट हैज सेवरल फाइन लाइंस। यानी कि अगर आपके पास एक है बार्मर सीरीज की लाइन, बार्मर लाइन, जब इसको ऑब्जर्व किया थ्रू हाई रेजोल्यूशन तो इट हैज वेरियस फाइन लाइंस इन इट। सो इट मीन्स बोहर ने जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया दैट इज नॉट इनफ टू एक्सप्लेन द होल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंगुलर क्वांटम नंबर। बेटा जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहा जाता है।
और इसके साथ साथ इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ शेल्स एंड नंबर ऑफ सब शेल्स के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, नंबर ऑफ शेल्स के लिए वी हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बेटा अगर नंबर ऑफ सब शेल्स हमने आइडेंटिफाई करने हैं तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वी हैव एन एक्सप्रेशन L इक्वल्स टू n-1। बेटा L भी तो न्यूमेरिकल वैल्यू का एक सेट ही है ना, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर is the set of numerical value that is actually giving us the information about the subshells। तो L की वैल्यू कितनी कितनी होती है? It is 0, it is 1, it is 2, it is 3 up to so on। बेटा जो L equals to 0 होएगा we can identify by using this expression n-1। अगर फर्स्ट शेल की हम बात करें it is K, n-1 equals to 0, this is the first shell में मौजूद सब शेल, ठीक है। n equals to अगर 2 करता हूं सेकेंड शेल की अगर बात करें L की 2 - 1 equals to 1, तो this one and this one both are in L shell। तो बेटा L इक्वल्स टू अगर मैं करता हूं 3 - 1, इट मीन थर्ड शेल की अगर हम बात करें KLM, तो 2 आंसर आ जाएगा। तो यहां तक जितने न्यूमेरिकल वैल्यूज का सेट बन रहा है दैट इज 0, 1 एंड 2। तो बेटा यहां पे दिस 0 इज एक्चुअली कॉल्ड एज S, दिस इज कॉल्ड P, दिस इज कॉल्ड D एंड दिस 3 अगर आ जाता है आपके पास तो ये तमाम आपके पास सबशेल्स के लिए वी हैव S, P, D एंड F, दीज आर द सबशेल्स। तो नंबर ऑफ सबशेल्स का पता चल गया, S, P, D, F, ऑलराइट। तो शेप्स अब इनकी क्या होती हैं? बेटा S has a spherical shape। I have mentioned the shapes along with their orientation in the magnetic quantum number। तो you can observe the shape कि S की क्या shape होती है? That is spherical, ठीक है। P has dumbbell shape, D has complicated shape, ठीक है, and F has complex shape, जो कि अभी हमने डिस्कस नहीं करना। वी हैव टू जस्ट डिस्कस द शेप्स ऑफ S, P and D। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट। एंड द लास्ट पॉइंट कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं किसी भी सबशेल में। अगर मैं S की बात करता हूं बेटा वी हैव एन एक्सप्रेशन 2 × 2L + 1। If we want to identify the number of electrons present in the first subshell that is S, तो बेटा कैसे निकालेंगे? इसी एक्सप्रेशन में we'll put the value of S जो कि होती है 0। तो 2 × 0, 0 + 1, 1, 1 multiplied by 2, it is giving us the information about the number of electrons in the subshell। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं? 2, only 2। In a similar way we can identify the number of electrons present in the P subshell। तो P की वैल्यू क्या होती है? That is 1, so we'll put 1 over here। 1 × 2, 2 + 1, 3, 3 × 2 equals to 6। D में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं। You can simplify by using the same expression। और F में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, all right। So I will use this space to relate all these quantum number। I'll come back to this point after discussing the magnetic quantum number। तो बेटा होपफुली एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का पॉइंट बाय पॉइंट ये तमाम चीज़ें आपको डिस्कस हो गई होंगी, क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये नंबर ऑफ शेल्स और उनकी शेप्स को एक्सप्लेन कर रहा है, किस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वी कैन आइडेंटिफाई इन अ पर्टिकुलर सबशेल। सो बेटा वी हैव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट इज द थर्ड क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर is actually giving us the information about the shell। shells में होते हैं सब shells। azimuthal quantum number is explaining
द सबशेल्स में बेटा होते हैं ऑर्बिटल्स, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट देगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो बेटा डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जब भी बेटा एमसीक्यू पूछा जाता है व्हाट आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, वो ऑर्बिटल्स होते हैं विच हैव सेम एनर्जी, ठीक है, सेम एनर्जी होती है, सेम शेप भी होती है, लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड कि ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स यहां पे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास है पी की 3 ओरिएंटेशंस हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बेटा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इज ऑल्सो अ न्यूमेरिकल सेट। m इक्वल्स टू अगर 0 है, this is giving us the information about the s subshell. If we have plus minus 1, तो टोटल कितने हो गए? 3 वैल्यूज हो गई। तो इट मींस 1 की वैल्यू कौन एक्सप्लेन करता था? p ओवर हियर। तो बेटा p तक वी हैव ऑर्बिटल्स, तो ये मैंने बात की है p में कितने ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, हाउ मेनी न्यूमेरिकल वैल्यूज आर देयर? 3। तो इट मींस कि p में वी हैव 3 ऑर्बिटल्स। p हैज 3 ऑर्बिटल्स। दिस इज let's suppose this is y axis, this is x axis and this is z axis, so this is py, so this is px and this is pz। s का कोई भी फर्दर डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं होता, जो सबशेल होएगा वही उसका ऑर्बिटल होता है, उसी में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, बिकॉज इट्स वैल्यू इज 1, यानी कि 0 है यहां पे तो लिखा हुआ, लेकिन 0 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू इटसेल्फ, तो यानी कि एक ही इसका ऑर्बिटल है। 0 इटसेल्फ इज रिप्रेजेंटिंग 1 ऑर्बिटल। 0 प्लस माइनस 1 इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द 3 ऑर्बिटल्स। तो यहां पे आपको ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट मिलेगा। अगर m इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1 है, वी हैव प्लस माइनस 2 एज वेल, तो टोटल कितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज बन गई? 5। तो 5 orbitals are there in the d subshell. All right, d में कितने हो जाएंगे? 5 subshells. p में कितने हो जाएंगे? 3 orbitals. d में 5 orbitals, 1 2 3 4 5. These are the shapes along with their orientation. इसका नाम क्या होएगा? आपको MD-CAT के एग्जाम में शेप्स गिवन हो सकती हैं और आपसे पूछा जाए बताएं भाई विच वन इज dz²। तो बेटा दिस इज z एक्सिस, और z एक्सिस पे यू कैन सी अ सिंगल लॉब, और एक उसके अराउंड आपको एक सर्कल सा नजर आ रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग dz²। x और y एक्सिस के सेंटर में यू कैन सी 4 lobes या 2 dumbbells. That is giving you the information about the shape of dxy. This is dyz. This is x और z है, so this is dzx. And this one जो बेटा एक्सिस के ऊपर आप 4 lobes देखेंगे, that is dx² minus y²। सो जो एक्सिस पे होंगे x² माइनस y² होएगा, और अगर एक्सिस के दरमियान में होंगे दैट इज xy yz या zx होएगा। ऑल राइट, और z एक्सिस पे अगर यू कैन सी दिस शेप दैट इज dz²। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट पास पेपर क्वेश्चंस, इनकी शेप से रेलेवेंट है। ऑल राइट, सो लेट्स कंक्लूड दिस चैप्टर, this all these 3 quantum numbers. Beta k में we have 0, that is actually s. L में we have 2 subshells s and p. M में we have 3 subshells s, p and d.
S में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? S कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. रीजन क्या है? बिकॉज इट हैज ओनली 1 ऑर्बिटल. S has 1 orbital like this. P has 3 orbitals जिनकी एनर्जी सेम है like this. ठीक है, तो S में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स. P में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. सो टोटल कितने हो गए बेटा L के पास इलेक्ट्रॉन्स? 2 + 6 = 8. क्या यही आंसर नहीं था? 8. एक ऑर्बिटल होता है S के पास दैट इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा. these are the 2 electrons in the S subshell. K में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2. over here you can see this. तो बेटा S में कितने ऑर्बिटल्स हैं? we have 1 orbital, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इसमें. P has 3 orbitals, 1 2 and 3 और 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें मेंशन कर दिए. D has 5 orbitals, 1 2 3 4 and 5. so हर एक में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे लाइक दिस. ऑलराइट, सो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए M में? 10 + 6 + 2 = 18. सो बेटा अब यही हमने चीज ऑब्जर्व की थी कि जो शेल होता है उसमें सब शेल्स हैं लाइक दिस. जो सब शेल्स होते हैं उनमें ऑर्बिटल्स होते हैं लाइक दिस. इट मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन होएगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से भी. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का रिलेशनशिप है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल्स को बता रहा है, इन ऑर्बिटल्स में फिर इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन के साथ रिवॉल्व करते हैं, सेल्फ रोटेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं. दैट इज द 4th क्वांटम नंबर विच इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर. यू कैन सी ओवर हियर, मैंने यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन किया है विद द ऑपोजिट स्पिन सो दैट रिपल्शन को मिनिमाइज किया जा सके. सेम स्पिन के साथ ये रोटेट नहीं कर सकते. सो बेटा S में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यू कैन सी ओवर हियर, I have mentioned these 2 electrons with the opposite spin. ये हमें पता चलता है spin quantum number से. तो बेटा although I have not mentioned spin quantum number over here, लेकिन spin quantum number किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की रोटेशन की, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की, कि क्लॉकवाइज मूव करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा. सो सेल्फ रोटेशन का कॉन्सेप्ट देता है स्पिन क्वांटम नंबर, कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है किसी भी ऑर्बिटल में तो बेटा वो अपने ही एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा होता है और वो मुकम्मल रोटेशन भी कंप्लीट कर रहा होता है. अपने एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व कर रहा है और मुकम्मल बाकी ऑर्बिटल के अंदर भी उसकी रिवॉल्वमेंट चल रही होती है. सो इन दिस वे वी हैव अ कनेक्शन among all these numerical numbers जिनको हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स. तो बेटा होपफुली ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे. हम पास पेपर क्वेश्चंस को अब डिस्कस करेंगे. पास पेपर क्वेश्चंस के साथ साथ ही स्पिन क्वांटम नंबर को विल डिस्कस. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने तमाम क्वांटम नंबर्स को कवर अप किया है, एनर्जी और रेडियस के कॉन्सेप्ट्स को कवर अप किया है. बट वी डिडंट डिस्कस द पास पेपर क्वेश्चंस सेपरेटली, बट क्वेश्चंस के साथ जो की पॉइंट्स को डिस्कस किया था उनको ज़्यादा ध्यान से फोकस के साथ समझना है कि रेडियस पे क्या इफेक्ट होएगा, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल आ जाए, थर्ड शेल आ जाए, एनर्जी हाइड्रोजन की, हीलियम +1 की, लिथियम +2 की, बेरिलियम +3 की, एक्सप्लेनेशन किस तरह से बोहर का स्ट्रक्चर देता है और क्या अफेक्ट होएगा अगर Z की वैल्यू चेंज हो जाएगी. सो वी डिस्कस्ड द क्वेश्चन इन दिस वे. तो तमाम की पॉइंट्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा और पास पेपर क्वेश्चंस को गो थ्रू करना. जो क्वेश्चंस आपके डिफ़िकल्ट लगते होंगे, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स. इंशाल्लाह विल गिव आवर फीडबैक ऑन दिस. थैंक यू वेरी मच.